ये नॉक 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 वाली आवाज कहाँ से आ रही है? ये सर अभी इन नहीं किए लोगों को उसके लिए आ रही है। अच्छा। I think we are live I now. guess sir. Okay, I'm not sure finally. sir. Yep. Puneet sir, we are live. Yes. So, good evening everyone. और ये जो संवाद का जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले काफी दिनों से, काफी दिन भी नहीं कहना चाहिए, कुछ दिन कहना चाहिए, लेकिन काफी लोगों के साथ में और एक से एक बेहतरीन एलुमनाई के साथ में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ और ये मेरे लिए भी एक नए किस्म की चीज़ है क्योंकि अभी तक इंटरव्यू लेने का मेरा कभी वास्ता पड़ा नहीं। सो एग्जैक्टली इंटरव्यू नहीं है, एक डिस्कशन रहेगा और चूंकि ये एक सेमी फॉर्मल टाइप का एक एम्बियंस हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को जो अपेक्षाएं हैं उनको हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कन्हैया कुमार के वेलकम से। कन्हैया वेलकम। और कन्हैया के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जब संवाद 11 के विषय में जो हम लोगों ने सर्कुलेट किया था डिटेल्स, उसमें आप में से काफी लोगों ने उस चीज को देखा होगा। कन्हैया 2015 बैच के पास आउट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और कन्हैया मैं 2003 का पास आउट हूँ, तो 12 साल का अंतर है कन्हैया में और मुझ में। तो ये लेकिन इसके बावजूद हम लोग अलग अलग टाइम पर कॉलेज में या हॉस्टल में हम लोग मिलते रहे हैं। काफी बार हम लोग मिले हैं अलग अलग रियूनियंस में, गेट टुगेदर में। सो कन्हैया और मेरा पर्सनल परिचय इतना कम भी नहीं है कि सिर्फ वर्चुअल पर हो। तो मैं सबसे पहले कन्हैया को वेलकम कर लेने के बाद में मैं शुक्रिया भी करता हूँ संवाद की जो पूरी जो टीम है उसका, जिसने गेसु के बारे में जो हमारा जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम को शुरू किया। उनको भी मैं शुक्रिया करता हूँ। धीरे धीरे चलते हुए हम 11वें मुकाम तक संवाद के इस कार्यक्रम में आ पहुंचे हैं और आज हमारे साथ में कोई बहुत सीनियर व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत पुराने पास आउट नहीं है, बल्कि हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति है जो लगभग अभी 4-5 साल पहले ही कॉलेज से पास आउट हुआ है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी होगा कि 4 साल 5 साल पहले जो व्यक्ति पास आउट हुआ है उसको इस समय संवाद के कार्यक्रम में बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब कन्हैया के अलग अलग जब वो डिस्कशन में अलग अलग सवालों से मुखातिब होंगे तब उसमें आपको खुद इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस डिस्कशन को आप लोग अप्रिशिएट करेंगे और देखेंगे सुनेंगे। सो कन्हैया, हम लोग शुरू करें, शुरुआत से शुरू करते हैं। आप स्कूलिंग और आपके जो शुरुआती जो दिन थे प्राइमरी स्कूलिंग मिडिल स्कूल तक के, उनके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में। थैंक यू सर। गुड इवनिंग भास्कर सर। बिफोर आई स्टार्ट, मैं सबसे पहले सभी का अभिवादन करना चाहूँगा। संवाद श्रृंखला को स्टार्ट करने के लिए पुनीत सर का मैं सबसे पहले अभिवादन करना चाहूँगा और उसके बाद सबसे पहले मैं उन सीनियर्स का अभिवादन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं यहाँ पर लाइव हूँ।
प्रांजल सर थे और आप थे जिन्होंने कुछ और सीनियर्स थे जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। तो उस समय मुझे भी थोड़ा-सा लगा कि मैं वाक़ई यहाँ आऊँ या नहीं आऊँ, पर सभी सर ने बोला कि नहीं तुम्हें आना चाहिए और तुम अपनी स्टोरी ज़रूर रखो। तो उसके लिए मुझे इस काबिल समझने के लिए संवाद टीम और हमारे सभी प्यारे सीनियर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अभी लाइव देखते हुए गेशु परिवार के सभी सीनियर्स, बैचमेट्स और जूनियर्स को मेरा प्रणाम, अभिवंदन। एंड उसके साथ ही अभी हम और भी ग्रुप्स पे लाइव है, उज्जैन वाले ग्रुप, तो उज्जैन के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो सर, जैसे अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, तो मेरी शुरुआती शिक्षा जो है वो मैंने स्टार्ट किया अपने मामा जी के घर से। तो मुझे याद है उस समय मैं बहुत छोटा था और मेरे नाना जी शिक्षक हुआ करते थे। तो मैं उनके स्कूल में शुरू में पढ़ा और उस समय मुझे मामा जी ने बहुत पढ़ाया और कुछ दिनों बाद शायद उस समय हमें बहुत ही मार पड़ती थी। तो मामा जी मुझे बहुत पीटा भी करते थे पढ़ाई को लेके। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर कुछ दिनों बाद मैं वहाँ से चला आया। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है 4th क्लास तक वो गाँव में ही हुई। शायद ही गाँव का कोई ऐसा कोचिंग और स्कूल होगा जहाँ पर मेरे पिताजी ने मुझे नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पर मैं आगे भी बहुत चर्चा करूँगा, पर मैं आज जो भी कुछ हूँ, आज मैं अपने पिताजी के बदौलत हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, पर मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बेगूसराय के एक छोटे से स्कूल में हुई। वहाँ से मैंने कुछ कॉम्पिटिशन पास किए। नेतरहाट स्कूल, नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल, तीनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ और अंततः मैं अपनी 6 क्लास से अ, आगे की जर्नी स्टार्ट करने के लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचा। वहां पर मैंने 10th तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैं फिर 2 साल पढ़ने के लिए पटना आया। 11th और 12th मैंने पटना में किया। वहाँ से मैंने इंटरव्यू, बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी दी। मेरा एक गोल जो मैंने सेट किया था उस समय कि मुझे इस समय पे प्राइमरी फ़ोकस जो है वो मेरा कुछ और था। सिंस मैं सैनिक स्कूल से था तो हर सैनिक स्कूल के स्टूडेंट का एक गोल होता है कि वो एनडीए जॉइन करे। वही मेरा भी गोल था। उसके लिए मैं ट्राई करता रहा, पर बीच-बीच में मैं और भी दूसरे गोल्स को भी लेके चल रहा था लाइफ में, जिसमें इंजीनियरिंग दूसरे नंबर पे था। तो मैं इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहा था और फाइनली मेरा सिलेक्शन गेसू में हुआ। 2011 में मैंने जॉइन किया वहाँ। वहाँ पर सो मैंने चलिए मैं एक एक सेकंड के लिए रोकूंगा। जब आप तैयारी कर रहे थे और जब आपके सामने अलग-अलग ऑप्शंस थे, तो आप आप जीसी उज्जैन कैसे मतलब पहुंच गए बेगूसराय से? आप किसी अन्य कॉलेज में भी जा सकते थे। सो वाज इट अ लक और इट वाज अ डेस्टिनी और इट वाज अ डिसाइडेड डिसीजन? व्हाट वाज इट? हाँ, वेल सर, सो इसकी एक बहुत ही लंबी कहानी है। तो कहानी मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि सबसे पहले तो मेरा गोल था ही नहीं इंजीनियरिंग। जब मैं 10th में था, लगभग हर कोई लाइफ का गोल वहीं पे सेट करता है। तो सिंस मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा पला बढ़ा हूँ, वहाँ पे ही मैंने सब कुछ सीखा है लाइफ का। तो वहाँ पे मेरा एक गोल था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूँगा। मेरा आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो गोल मेरे पास था, पर अचानक से मेरा एक ऑपरेशन हो गया था। 10th क्लास का जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो उस ऑपरेशन की वजह से लगभग मैं 5 टू 6 मंथ्स बेड पे था और एक कंस्ट्रेंट भी होता है, यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप मेडिकली फिट हो। तो उसमें एक कंस्टेंट होता है, लाइक यदि आप 2 इयर्स पहले आपका यदि सर्जरी होता है तो आप एलिजिबल हैं। यदि आप उस समय तक फिट हो जाते हैं मेडिकली तो आप एलिजिबल हैं। तो वो गोल फिर भी मेरे माइंड में था कि मैं उसे क्रैक करूँगा। पर उसके साथ ही सिंस मेरे साथ वो हादसा हो गया था और एक डर भी था मन में कि कहीं मैं मेडिकली अनफिट हुआ, तो फिर वहाँ पे मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ मैंने एक लाइफ़ का अल्टरनेट गोल लेके आगे बढ़ने की कोशिश की। तो वहाँ पे मैं अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे पापा,
जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते रहे और हमेशा मुझे उन्होंने फ्रीडम दी कि मैं अपना गोल खुद से डिसाइड करूँ। उन्होंने मुझे कभी भी फ़ोर्स नहीं किया कि तुम ये करो या वो करो। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि एक एज़ एन अल्टरनेटिव मैं इंजीनियरिंग रखता हूँ, सिंस कोर्स लिंक्ड है, 10th, 11th, 12th की ही पढ़ाई से उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैंने वो गोल रखा और उस कंडीशन में मैंने वहाँ पढ़ते हुए ट्राई किया। मेरे पापा की एस्पिरेशंस तो ज़रूर थी कि मैं आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में जाऊँ, पर मैं सच बोलूँ तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं वो क्रैक नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरा जो 11th का बेस था, वो बिल्कुल मैं पढ़ ही नहीं पाया था क्योंकि मैं 6-7 मंथ्स बेड पे था। फिर भी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए मेरे पास एक और कंस्ट्रेंट आया कि मैं कहीं भी पढ़ूँगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ सकता हूँ, वरना मेरे फादर फीस अफोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो उसे लेके मैंने तैयारी जारी रखी और मैंने बहुत स्टेट्स के एग्ज़ाम दिए। मेरा सिलेक्शन उस समय बिहार में भी हुआ और उज्जैन में भी हुआ। बिहार में मुझे मुज़फ़्फ़रपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा था गवर्नमेंट, पर उस समय भी मेरे पापा जो थे वो मुझे बिहार में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। उनका ये कहना था कि यहाँ फैसिलिटीज़ जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जो तुम्हें बाहर मिलेगी। तो अंततः मेरा जो है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो गया था। अच्छी ब्रांच तो मैं नहीं कहूँगा, मेरा जो एस्पिरेशंस था मैं मैकेनिकल लूँ, पर मुझे उस समय मैकेनिकल ब्रांच नहीं मिले थे। मुझे केमिकल ब्रांच मिल रही थी। फिर भी मैंने जो मेरा एक कंस्ट्रेंट था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ना है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो था, उसके लिए मैंने फिर फाइनली मुझे कुछ और कॉलेज भी मिल रहे थे, पर गेसू का नाम तो हमेशा से अच्छा रहा है, तो फाइनली मैंने गेसू चूज़ किया। दैट्स गुड, दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली। करिए ग्रेटफुल होना एक ऐसी चीज है, कृतज्ञ होना जो कि हमको एक बेहतर इंसान के रूप में बनाती है। सो दिस इज गुड टू सी कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने फादर के प्रति स्पेशली बहुत कृतज्ञ हैं और आप उनको इतने मार्मिक तरीके से उनको याद कर रहे हैं। वी ऑल आर ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स। दिस इज वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट इनटू द डिस्कशन। सो कन्हैया, इसके बाद हम लोग आगे हम चर्चा करते हैं कि जब आप कॉलेज आ गए, तो जब आप यहाँ पर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में आप दाखिल हो गए, तो आपने फर्स्ट ईयर में क्या आपके एक्सपीरियंस रहे, मतलब क्या सीखा आपने फर्स्ट ईयर? थर्ड बटन होने के अलावा क्या सीखा? सर मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं शुरू से हॉस्टल में रहा, सैनिक स्कूल में रहा तो वहाँ मैं 6 साल से हॉस्टल में था। तो मुझे वो कुछ चीज़ें तो पता थी कि हॉस्टल में कैसा होता है। हर जगह पे सैनिक स्कूल में भी था, थोड़ी-सी रैगिंग होती है। सीनियर्स जो है वो शुरू में थोड़ा-सा आपको, मैं रैगिंग तो नहीं कहना चाहूँगा यहाँ, एक डिसिप्लिन करने के लिए वो जो भी करते हैं वो थोड़ा बहुत होता है, हर जगह पे होता है। तो वो तो मुझे पता था और मेरा कॉलेज आने के बाद सबसे पहला तो ये था, कुछ लोग जो थे मेरी बैच में, वो पहले हॉस्टल देख कर आते थे और फिर डिसाइड करते थे कि मुझे हॉस्टल रहना है या नहीं रहना। मैं जिस दिन एडमिशन लेने गया था, मैंने उसी दिन हॉस्टल का एडमिशन लिया था डायरेक्ट और फिर हॉस्टल सामान के साथ गया था। तो ये तो मेरा मेन जो गोल था ये था कि हॉस्टल तो रहना ही रहना है। तो वो मेरा पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था, वैसा रहा। फाइनली मैं हॉस्टल में गया। मेरी जो सबसे अच्छी यादें हैं हॉस्टल की, जो फर्स्ट डे ही हुई, वो 2012 पास आउट बैच के नंदराम डावर सर हैं, वो हमारा बैचमेट बने थे। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी कि सीनियर्स जो है आपके बीच आपके बैचमेट बन के आते हैं और आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं और उसी बहाने वो कुछ अच्छी बातें आपको बताते भी हैं। लाइक वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं कि सीनियर्स है तो कैसे बात करनी है, कौन-सा सीनियर है, हम लोग नहीं जानते हैं। बहुत दिनों तक हम जान ही नहीं पाते हैं कि कौन-सा सीनियर फाइनल ईयर में है, कौन-सा सीनियर थर्ड ईयर में है। तो उस समय वो जब फर्स्ट ईयर में बन के आते हैं, तो वहाँ पे वो हमें बहुत गाइड करते हैं और वो बहुत मस्ती मज़ाक वाले दिन भी रहे उनके साथ। मैं उनको कभी नहीं भूलूँगा, सर यदि लाइव हो तो वो ज़रूर सुन रहे होंगे। उनके साथ हमने बहुत मस्ती की है रूम में। हम मैं उस समय 34 नंबर रूम में था हॉस्टल में। सर भी मेरे बैचमेट थे, रूममेट थे, तो बहुत मस्ती की हमने सर के साथ। I can see the cheer on your face
जो आप अपने पुराने every one of us who has lived in the hostel, they cherish the moments that they have spent in the hostel. So I'm totally in agreement with you. और कन्हैया, हम में से जो भी लोग हॉस्टल में रहे हैं वो सब लोग अपने फर्स्ट ईयर को खास तौर पर बहुत याद करते हैं, बहुत हद तक मिस करते हैं। और जब भी हम लोग आपस में बैठते हैं तो वी जनरली टॉक अबाउट द फर्स्ट ईयर डेज। that's something which we all share commonly. So Kanhaiya, other than the fun and जो दोस्तों के साथ जो हम लोग अपना मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, और जीवन का एक जो हमारा यूथ टाइम है उसका हम आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन इस सब के साथ ही साथ क्या आपने ऐसी कुछ चीजें हॉस्टल से सीखी? मैं कॉलेज पर बाद में आऊंगा। हॉस्टल से कुछ ऐसी चीजें सीखी जिनको आपको लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने मुझे एक बेहतर प्रोफेशनल होने में, या मेरी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने में, या मुझे एक बेहतर इंजीनियर होने में मदद की? ऐसे कुछ पॉइंट्स पर आप ध्यान दिलाना चाहेंगे? बिल्कुल सर। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी लोग पहले हॉस्टल में नहीं रहे हैं, शायद ये पॉइंट उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि जब आप घर पर रहते हैं तो आपके एक गार्जियन होते हैं या 2 होते हैं, आपके मदर, फादर, या मैक्सिमम 3 टू 4 रहेंगे, राइट? ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंडमदर हैं तो वो रहेंगे आपके गार्जियन। पर जब आप हॉस्टल में आते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके वहाँ पर एटलीस्ट 100 गार्जियंस हैं, और उसमें भी अलग-अलग लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। लाइक जो आपके इमीडिएट सीनियर होते हैं, जैसे यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर वाले, या सेकंड ईयर वालों के लिए थर्ड ईयर वाले, वो आपके बहुत ही करीब होते हैं। और जो हॉस्टल का एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें लोगों को यही ट्रेन किया जाता है कि आप सभी को एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन देखें, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अच्छे से समझें और दूसरों की केयर करें, जो भी जूनियर है उसकी अच्छे से केयर करें। तो हॉस्टल में सबसे पहला तो यही मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत सारे लोग आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनके लिए केयरिंग होते हैं, तो ऑब्वियसली है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है, जो कि शायद फर्स्ट ईयर में बाहर रहने से उतना नहीं मिलता हो सकता है मिलता होगा, पर इतना नहीं मिलता होगा जितना हॉस्टल में मिलता है। दूसरी चीज़ सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हॉस्टल में आते हैं, वो थोड़े से फाइनेंशियली बैकग्राउंड मतलब उनका कमज़ोर रहता है, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते। और उस केस में हॉस्टल में क्या होता है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेस भी मिल जाते हैं। जो सीनियर्स होते हैं उनके पास पुरानी बुक्स मिल जाती हैं। हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी भी थी सर, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी बुक्स मिल जाते थे। कॉलेज की भी लाइब्रेरी थी, पर हॉस्टल में सर एक अलग तरह की लाइब्रेरी थी। वहाँ पर जो 1961 पास आउट बैच के लोग थे, वो भी अपनी बुक्स छोड़ के गए हैं। तो वहाँ पर सर इतना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है, जो कि शायद हमारे गेसू के लाइब्रेरीज में भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो सर हमारा वो रिसोर्स हो गया, जो कि बहुत अच्छे से मिलता है। दूसरी बात सर, कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से आईक्यू लेवल में थोड़े से कम होते हैं, उनको थोड़ा देर से समझ आता है। तो हो सकता है कॉलेज में उन्हें थोड़ा समझ नहीं आए। पर सर हॉस्टल का एक कल्चर था कि जो भी चीज़ है, यदि कोई वीक है, तो हॉस्टल में एक क्लास होती थी, जिसमें डिस्कशन किया जाता था हर वीकली लेवल पे, या डे लेवल पे भी एक क्लास किया जाता था, जिसमें या तो बैच के जो अच्छे विद्यार्थी थे वो, या सीनियर्स वो क्लास लेते थे और वो बताते थे। सब कुछ सर बिल्कुल नया हो जाता है वहाँ आकर। ईडी किसी ने पहले देखा भी नहीं होगा कैसे वो ड्राइंग करनी है, सिर्फ पेंसिल पकड़ते हैं, और वहाँ पर सर पूरा सेट, हमें ड्राइंग सेट संभालना होता है, तो वो किसी को समझ भी नहीं आता, और वहाँ एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि हॉस्टल में सर वो क्लास के थ्रू या सीनियर्स के गाइडेंस के थ्रू मिलता है। सो कन्हैया, वी कैन से कि जो एक टीम वर्क है उसके लिए थोड़ी सी तैयारी, एक बैकग्राउंड उसमें बनने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कन्हैया, इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। आप
आप चूंकि 5 साल आपको पास आउट हुआ है, so you can relate with the current lot of students in a much better way than most of us can. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे करंट स्टूडेंट्स को, जो कॉलेज में जो अभी फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को क्या चीजें एक्वायर करना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं कि उनको क्या ऐसी 3 चीजें एक्वायर करना चाहिए जिनसे वो अपने आप को एक बेहतर प्रोफेशनल के रूप में या बेहतर तरीके से मार्केट में उनकी एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ सके, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें 4 चीजें आप बताना चाहेंगे हमारे करंट स्टूडेंट्स को? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें लाइव भी होंगे और वो बड़ी उत्सुकता के साथ में आपका ये डिस्कशन देख रहे हैं। वो जानना चाहेंगे कि हम ऐसा क्या करें अपने भीतर, वो एक्स फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो एक्स फैक्टर हम क्या लेकर के आए कि हम बाकी लोगों से जो भीड़ है, वो खास तौर पर अभी के जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, उनमें वो अपने आप को बेहतर कर सकें। कुछ बताएं करेंगे? बिल्कुल सर। मैं यहाँ पर लर्निंग फैक्टर नहीं लाऊंगा, क्योंकि लर्निंग फैक्टर तो ऑब्वियसली हर कोई सजेस्ट करता है। पर जो मेरा यहाँ कहना रहेगा, लाइफ में यदि आपको आगे बढ़ना है किसी भी फील्ड में, वो चाहे जॉब हो या पर्सनल लाइफ हो, कोई भी फील्ड हो सर, सबसे पहला चीज है डिसिप्लिन। सो कोई भी हो, उन्हें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। सो पहला एडवाइस मेरा ये रहेगा कि हमेशा जिस भी चीज को कर रहे हो वहां पे आप डिसिप्लिन रहो, समझो कि क्या कर रहे हो। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है सेल्फ फेथ। आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा फेथ रखो कि आप जो कर रहे हो उसमें आप अच्छा कर लोगे। यदि आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ गया तो आप कुछ भी क्रैक कर सकते हो। और तीसरी चीज मैं लाऊंगा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस। मैं एकेडमिक्स तो ऑब्वियसली हर कोई कर रहा है, क्योंकि हम उसके लिए ही कॉलेज जाते हैं, तो हर कोई करता ही है। तो तीसरी चीज मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंस। आप चाहे जैसा भी कर रहे हो, आप यदि कॉन्फिडेंट हैं तो आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। वहां पढ़ाई मैटर नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल कन्हैया। और मैं सारे जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि कन्हैया इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टी-डायमेंशनल student. He has been like that because he's a sports person also, in the academics also, and in the debates also. So that makes him as a more perfect student. तो मुझे लगता है कि कन्हैया का भी ये कहना होगा कि हम अपने भीतर जो स्टूडेंट्स हैं, जो खास तौर पर जो यंग जनरेशन जो भी इसमें सुन रही है, वो अपने भीतर विश्वास लाएं। विश्वास लाने के लिए ज्ञान का रोल है, और ज्ञान के साथ ही साथ में जो उसको एक्स्ट्रा करिकुलर और जो अन्य चीजें हैं उनका भी रोल है। मुझे लगता है कि वो एक चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को अपने में इनकलकेट करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। कन्हैया, हाँ कुछ कह रहे हैं? यस सर, मैं यहाँ पर एक चीज मेरी एक लाइव मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ। जब हम सैनिक स्कूल में थे तो वहाँ क्या होता था, जैसे हम सर वो 1 किलोमीटर वाला बोर्ड देखते राइट सर, रोड पे, तो वैसा सैनिक स्कूल में एक पाथ बना होता था। जब आप गेट से एंटर करते थे तो आपको एक पाथ दिखता था। तो जब हम 6 क्लास में गए तो हमें वो पता नहीं चलता था कि क्या पाथ, ऐसे कुछ कोटेशंस लिखे हुए थे। और जब आप फाइनली जब गेट से बाहर आते हैं निकल के, वहां पे एक कोटेशन था। बहुत दिनों तक हमें उसका मतलब ही समझ नहीं आया। तो वो कोटेशन था सर, जिसे मैं आज तक फॉलो करता हूँ। वो कोटेशन था कैन डू, विल डू, डन। तो सर वो मैसेज हमें लास्ट तक समझ नहीं आया। पीछे के बहुत सारे कोटेशंस थे और लास्ट में ऐसा लिखा आता था, और हम तो ऐसे ही सोचते चलो यार कोटेशन है छोड़ दो। पर सर उसका लाइफ में बहुत मोटिव होता है। मैंने 3 चीजें पहले अभी जो बात की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, फेथ की, वो सब चीजें सर वहां से मुझे समझ आई कि वो लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे आप कर सकते हैं, तब तक आप स्टार्ट करेंगे ही नहीं। जब आप सोचेंगे कर सकते हैं तो आप स्टार्ट करेंगे और फिर वो काम हो जाएगा। ये सर रूल है। सो कन्हैया, जब हम स्टार्ट करने की बात करते हैं तो स्टार्ट से स्टार्टअप जुड़ा हुआ है। कन्हैया, यू स्टार्टेड वर्किंग विद TCS, and after
spending some 2-3 years there, then you ventured into this startup thing and then started with like 3-4 your partners or जिन लोगों के साथ में आपने शुरू किया, and now your company is like it is 100+ team, right? If I am not wrong. Yes, sir. Yeah. So most of us are very eager, very keen to learn about this story, this travelogue of yours, कि जिसमें आपने अपने अपनी जो यात्रा है, आपने एक तो सबसे पहले हम यही सवाल करें कि स्टार्टअप शुरू करने का दिमाग में कैसे आया एक बार, और स्टार्टअप शुरू करने की हिम्मत कहाँ से आई। ये 2 चीजें हैं, इनसे हम आगे अपनी स्टार्टअप पर बात करेंगे। कन्हैया, जरा इसके बारे में बताओ, आपकी स्टार्टअप के कैसे शुरू किया और क्या-क्या चैलेंजेस उसमें नजर आए थे? बिल्कुल सर। जब मैं स्टार्टअप पे आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा-सा टीसीएस जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो टीसीएस में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो मेरा पहला अकाउंट मैंने जॉइन किया था, वो परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग बेस्ड अकाउंट था, जहाँ पर जो मेरे लीड हैं आकाश श्रॉफ वो थे, और अभी भी वो हमारे स्टार्टअप के इंडिया के आई मीन सीटीओ हैं वो, और इंडिया के लिए आप सीईओ भी बोल सकते हैं। हमारा अभी 2 ब्रांच है, एक टेक्सास में है और एक इंडिया में है। तो वो मेनली जो ग्रुप के सीटीओ हैं, और इंडिया के लिए आप उन्हें डायरेक्टर बोल सकते हैं। तो वो मेरे लीड थे टीसीएस में शुरू से ही। और ऑब्वियसली जब मैंने जॉइन किया, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने पास आउट किया है 2015 में। और वहाँ पर सर मैंने पहले मेरा मन तो नहीं था आईटी जॉइन करने का, वो डिस्कशन हम बाद में लाएँगे, पर मैं अभी ब्रीफ करके आगे बढ़ता हूँ। वहाँ मैंने सॉफ्टवेयर फील्ड चूज़ किया। तो जब मैंने वो फील्ड चूज़ किया, तो वहाँ पर जब मैं पहले प्रोजेक्ट में गया, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा कोई हर्डल नहीं लगा। पहले मेरे मन में भी एक डर था कि यार मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। पर जब मैं ट्रेनिंग फ़ेज़ में गया, तो वहाँ पर ही मुझे जैसे हम लोग क्लासरूम का मॉनिटर बनाते हैं, वहाँ पर हमारे सीआर रूम होते थे और मैं उसका सीआर का लीडर बना था। तो वहाँ पर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि आपको पूरे जो है सीआर को मैनेज करना है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मैं वहाँ पर फेल हुआ था सर। वहाँ पर 3 मंथ्स में एग्ज़ाम होते हैं और आपको वो क्रैक करना होता है, फाइनल आईएलपी पीरियड क्रैक करने के लिए। तो वहाँ पर सर मैं जावा में फेल हो गया था। वहाँ पर कोडिंग था और ऑब्वियसली हम मैकेनिकल वाले कोडिंग कहाँ करेंगे सर। तो वहाँ पर हम फेल हो गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। पर फिर से हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट दिया और वहाँ पर फिर हमारा हो गया। खैर हमारी रेटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आई थी, 3 आउट ऑफ 5 मिला था मुझे, और उस बेसिस पे मुझे अकाउंट तो खैर मिल गया था ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था आईएलपी में। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लीड की। मैंने साइक्लिंग इवेंट वहाँ पे लीड किया और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कराई मैंने वहाँ। तो उस बेसिस पे मुझे अकाउंट मिल गया। जब मैं मेरे अकाउंट में आया, वहाँ पर भी ऑब्वियसली ट्रेनिंग के बेस पे जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग थी, उस पे मैंने बहुत अच्छा किया। तो वो लीड जो मेरे साथ 4 साल रहे, उनको मेरे बारे में सब कुछ पता था। मैं उनके अंडर ही रहा। तो फाइनली आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया स्टार्टअप का। ये कुछ बात है अराउंड 2018 आई गेस जैन और फेब की। हम लोग ऐसे ही मेरे रूम पे बैठकर पार्टी कर रहे थे। तो मेरे लीड ने अचानक ये बात की कि यार हम लोग टीसीएस के लिए वर्क करते हैं और हम लोग बहुत सारा रेवेन्यू ला रहे हैं टीसीएस के लिए। तो क्यों ना हम जो 4-5 लोग बहुत अच्छे हैं, वो स्टार्ट करें और एक अपना ही स्टार्टअप खोले। क्वालिटी तो ऑब्वियसली हम लोग दे ही देंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ जो हमारे सीईओ हैं, सिड भयानी, वो सर जो सिड भयानी हैं, वो हमारे क्लाइंट साइड पे सीनियर डायरेक्टर थे। तो एक्चुअली उनका और आकाश का आइडिया था कि हम लोग एक अपना ही वेंचर स्टार्ट करते हैं। आई गेस वो आकाश के लिए भी एक नया से कि उनका एक नया थॉट होगा उस समय। वो भी शायद उनका कैरियर उस समय शायद 12-13 इयर्स का था। वो भी शायद नहीं सोच रहे थे कि मैं इस लेवल पे स्टार्टअप स्टार्ट करूँ या नहीं। पर वो आइडिया आया और
सिंस हम 4-5 लोग जो थे हमारे साथ, आकाश थे, केतन थे, मैं था, एक अंकित और कुलकित थे, ये सभी लोग मिलकर सोचे, डिस्कशन हुआ और देन हम सब ने बोला कि बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और राइट। सर सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट आया हमें वो ये आया कि हम स्टार्ट करेंगे कैसे, बिकॉज हम सभी को कुछ ना कुछ ज़रूरतें थी। लाइक मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था, मेरी फैमिली को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, मैं वो नहीं छोड़ सकता था। ऑब्वियसली सबके पास वो सर प्रॉब्लम होता है। तो जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि हाउ टू गिव अप योर प्रीवियस जॉब। ये चैलेंज होता है, पर वहाँ पे हमें सपोर्ट मिला हमारे जो सीईओ हैं सिड भयानी का, उनका, कि नन ऑफ यू विल बी लीविंग जॉब, ओनली आई विल लीव जॉब, आई हैव अ बैकअप फॉर अराउंड 1.5 ईयर, सो मैं ये जॉब क्विट कर रहा हूँ और मैं फोकस करूंगा स्टार्टअप पे, यू गाइस गिव मी पार्ट टाइम सपोर्ट। तो वहां से हमने डिसाइड किया और अराउंड मार्च से हमने 4 to 5 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू किया। सो आईटी में 9 to 10 आवर्स हम लोग वर्क करते थे, उसके बाद हम लोग 4 to 5 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क करना चालू किए वहां से। और सर जो वर्किंग लोकेशन था वो मेरा घर था, मेरा फ्लैट सबसे पहला ऑफिस रहा हमारे स्टार्टअप का। वहां पे बैठ के हमने घंटों वर्क किया, पूरे सैटरडे संडेज दिए हमने सर, 2018 के सारे सैटरडेज हमने वहीं दिए। तो एक अच्छा वहां पे हमने स्टार्ट किया, बिल्डअप किया हमने सब कुछ स्क्रैच से। बहुत सारे चैलेंजेज आए सर, इन टर्म्स ऑफ कैसे सेट किया जाए स्टार्टअप को। तो बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया, कॉन्टेक्ट्स थे, सीड और आकाश के कॉन्टेक्ट्स थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बाकी हमने फिर गूगल किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और वहाँ से हमने एक बेस लिया। और जब हमने इनिशियल सेटअप किया तो फाइनली अगस्त में हमने जाकर हमारा जो फॉर्म है वो रजिस्टर कराया टेक्सास में। ग्रेट। फिर यहाँ पर जब कन्हैया, एक सेकंड के लिए मैं रुकूंगा। कन्हैया, जब यहाँ पर आप लोगों ने शुरू किया तो यू हैड नॉलेज, यू हैड नेटवर्क एंड ऑल, बट अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू कि आप अपनी जो सर्विसेज या जो भी आप अपना प्रोडक्ट है उसको आप बेच कैसे पा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट सर। बिकॉज दैट इज, आप प्रोडक्शन बहुत अच्छा है आपका, बहुत 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 आपकी जो टीम है बहुत नॉलेजेबल है और बहुत काबिल है, लेकिन इस सब के बाद आप इसको कैसे कर पाए? क्योंकि स्टार्ट जो क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ स्टार्टअप के बारे में, लोग बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत उत्सुक है, वो जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप अगर किसी को शुरू करना है तो स्टार्टअप शुरू करने के पहले वो मार्केट रिसर्च कैसे करे, इन्वेस्टमेंट कैसे करे किसी चीज का, अपनी कि मैं जो प्रोडक्ट लेकर के आने वाला हूँ उसको किस तरीके से देखूं, तो इसके बारे में कुछ तुम बता पाओगे कि नहीं? बिल्कुल सर, हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा नहीं रहा। हम सभी परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग या ऑटोमेशन बैकग्राउंड से थे और हमारा मेन टारगेट यही था कि हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन से करेंगे। पर आगे जब हमने स्टार्ट किया, कंपनी रजिस्टर की, उसके बाद सर हमें परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मिले ही नहीं। तो वो ओके। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे जो सीईओ हैं उनका पैसा भी लग चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है और फिर हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उस समय सर आई वुड से कि हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया, हमने अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया कि कोई बात नहीं, हमें परफॉर्मेंस के प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, वी हैव अनदर कैपेबिलिटी। हम लोग ऑटोमेशन की फील्ड में मार्केट जो था वो आरपीए के टुवर्ड्स ज़्यादा बढ़ रहा था, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। तो हमने सोचा कि परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ देते हैं, ऑटोमेशन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अच्छा एक्सपीरियंस ऑटोमेशन में भी था। मैं टीसीएस में, टीसीएस का एक इन हाउस प्रोडक्ट है हाइपर ऑटोमेशन का, इग्नियो, उस पर मैं 2 से 2.5 साल वर्क किया हूँ, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था और भी लोगों को एक्सपीरियंस था। तो हमने वहां से सोचा कि लेट्स स्विच, हम लोग अब ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। और वहां पे हमने पार्टनरशिप की कुछ कंपनी से, लाइक ऑटोमेशन एनीवेयर, वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का एक बहुत ही अच्छा वेंचर है, उससे हमने पार्टनरशिप की। टेस्ट ऑटोमेशन के लिए वर्कसॉफ्ट है, उसमें मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड था, वहां पे हमने पार्टनरशिप की और ट्राई किया कि इन पार्टनर्स के थ्रू हमें कुछ आए, बिकॉज डायरेक्ट स्टार्टअप को
प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। तो हमने वहाँ किया, वहाँ पे हमने कुछ पीओसीज करके दिए, दे लाइक द आइडिया। उन्होंने हमें एक तो छोटे छोटे क्लाइंट सजेस्ट किए, उनसे भी हमने प्रोस्पेक्ट्स लिए, पर अंत में वो भी कन्वर्ट नहीं हुआ जाके। हमने बहुत सारे पीओसीज किए, बहुत सारे दिन हमने फ्री में प्रोजेक्ट्स किए, फिर अंत में जाकर सर फाइनली हमें प्रोस्पेक्ट मिला आरपीए के बेस पे ही। जो हमने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमारे क्लाइंट के लिए, यूएस बेस्ड क्लाइंट है, उसके लिए जो हमने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे, ऑटोमेशन एनीवेयर के बेस पे ही हमें वो प्रोजेक्ट मिला। और उस समय सर मैं डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ था। जैन फेब 2019 की बात होगी, उस समय मैं पार्शियल वर्क कर रहा था। मैं उस समय ऑन साइट पे था। और जो हमारी टीम थी यहाँ पर, विशाल गायकवाड़ का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो हमारे साथ एज ए फर्स्ट, आई वुड से कि एज ए फर्स्ट एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ। उसने और उसकी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया, और उस बेसिस पे हमें एक क्लाइंट का स्ट्रॉन्ग बेस मिला, और वहाँ से सर हम आगे बढ़े। और फिर जैसा मैंने बोला, एक कंस्टेंट जो था हमारा परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग एज ए बैरियर, जो कि हमारा स्किल सेट था, हमने अपने आप को डेवलप किया, और हमने अपने स्किल सेट्स बढ़ाए, और दूसरे एरियाज में हमने फोकस किया, और वहाँ से हमने अराउंड 100+ लोगों की टीम बिल्ड की। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कन्हैया, और इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो मैं इनहेरेंट चीज देख पा रहा हूँ वो है आपका रिस्क लेने की क्षमता, और क्षमता के साथ साथ रिस्क लेने की हिम्मत। तो क्षमता बहुत सारे लोगों में होती है रिस्क लेने की, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। अपने बने बनाए जॉब को छोड़ना, और छोड़ने के बाद में ऐसी जगह वेंचर करना जहां मतलब जंपिंग इनटू ऑब्लिवियन जिसको हम कहते हैं, कि एकदम अज्ञात में छलांग लगा देने जैसी। सो अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है और मोटिवेटिंग भी है। सो कन्हैया, लेकिन बीच में जैसे हम लोग शुरुआत में भी बात कर रहे थे, उस चीज को मैं यहाँ पर लिंक करूंगा कि जो अलग अलग फेज हैं जीवन के, उसमें सफलता भी है, असफलता भी है, और कई दफा हम जब देखते हैं कि असफलता निरंतर आते जा रही है, ऐसी स्थिति में खुद को, स्पेशली उन बच्चों के सामने ज्यादा चैलेंजिंग होता है जो अभी पास आउट हो रहे हैं, अभी 4 इंटरव्यू दे करके बैठे हुए, 6 इंटरव्यू दे के बैठे हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, मन की नौकरी नहीं मिल पा रही है, मन का काम नहीं मिल पा रहा है। सो ऐसी जगहों पर एक विशियस साइकिल जैसा बन जाता है। असफल हुए, असफल के बाद में डिमोटिवेट हुए, डिमोटिवेशन के कारण से फिर असफल हुए। कैसे इस चीज को ओवरकम करें, कैसे इस चीज को हम लोग, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी नजर में क्या, किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव और किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड बनाए रखें? बिल्कुल सर। मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सर, जो मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। मैं बहुत बार फेल हुआ लाइफ में, बहुत बार सर। तो मैं सबसे ज़्यादा जो डिप्रेस्ड हुआ था, आई वुड से लाइक, जब मैं 10th में मेरा ऑपरेशन हो गया। एक्चुअली बहुत ही गंदा दिन कहूँगा लाइक मैं लाइफ का। मुझे वो डेट भी याद है, 2 अप्रैल 2009। और मेरा 1 अप्रैल को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। हम लोगों ने खूब मस्ती की थी, और अगले दिन सैनिक स्कूल में रेगुलर पीटी होती है, एक्सरसाइज होती है मॉर्निंग में। वो करके जब मैं हाउस गया, और वहाँ पर जब मैंने बात किया, बात करते ही मैं बाहर आकर गिर गया। और अचानक बाद में मुझे पता चला कि मुझे टैबलेट रिएक्शन के कारण मेरे इंटेस्टाइन में होल हो गया है, और उसके लिए मेरा बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो शायद मैं जीकर बचा हूँ उस समय। तो वहाँ पर सर मैं बहुत डिप्रेस्ड काइंड ऑफ हो गया था कि अब आगे करना क्या है। तो सर ऐसे समय पे सबसे पहली जो ज़रूरत होती है, वो ये है कि आपको लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको बहुत सपोर्ट करे। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे पापा बहुत हर लेवल पे मेरा सपोर्ट करते थे। वहाँ पर भी मुझे उन्होंने ये कहा कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर लोगे, मैं जानता हूँ। वो मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर हुआ उस समय। और मैं सच बताऊँ तो सर, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मैं 1 साल तक बेड रेस्ट पे रहूँगा। पर इतना लोगों का मॉरल सपोर्ट मिला, फैमिली का मॉरल सपोर्ट मिला, कि मैं अराउंड 3 मंथ्स में स्टार्ट कर गया मैं। और हम्म। मुझे याद है सर, मैं जब भी घर आता था तो मुझे लगभग, मेरा घर जो है गाँव में है, अराउंड मार्केट से 7-8 किलोमीटर्स है। तो मेरे पापा मुझे घर पर भी बैठने नहीं देते थे। मैं 2 महीने की छुट्टी में आता था तो मुझे कोचिंग भेजते थे।
तो वो सर मैंने फिर से स्टार्ट किया। जब मेरा ऑपरेशन हो गया था तो अराउंड 2 मंथ्स के बाद मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट किया और मैं 10 किलोमीटर साइकिल से फिर जाता था कोचिंग पढ़ने के लिए। पापा बोलते थे कि जाओ, इससे मन बना रहेगा और तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मैं 10 किलोमीटर्स रोज साइकिलिंग करता था और आई थिंक वो उसने मेरे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज लाया। उतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी मैं उतना साइकिल चला के अपना स्टेमिना जो था मैं इंक्रीज कर रहा था और वहां से फिर मुझे अच्छा करने की सीख मिली कि कुछ भी नहीं है, तो मैंने रिकवर कर लिया तुरंत ही। और फिर मोरल सपोर्ट रहा और फिर मन में एक अच्छा आत्मविश्वास भी जग गया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। सेम एग्जांपल सर, कैन डू विल डू डन, वो तो हमारे माइंड में रहेगा ही। कोई भी चित्तौड़ियन यदि यहाँ जुड़ा है, मैंने उनको लिंक शेयर किया था, तो हर कोई बोलेगा। तो वो एक था हमारे माइंड में कि ये है। वहां से मैं आगे बढ़ा। तो एक मॉरल सपोर्ट हुआ, दूसरा सेल्फ मोटिवेशन कि मैं ये कर सकता हूँ। ये आपको ऐसी सिचुएशंस में जरूर ऊपर लाएगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा सर। जैसा कि मैंने बोला, मैं मैकेनिकल से था और मेरा जो मोटो था वो यही था कि मैं मैकेनिकल कंपनी ज्वाइन करूं। और सर मेरा जो है कैंपस सिलेक्शन जो है 7 सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही हो गया था। टीसीएस गेसू की फर्स्ट कंपनी होती है और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद सर मेरा मन तो नहीं था टीसीएस ज्वाइन करने का। उस समय मुझे कोर में जाना था। तो मैं टॉपर रहा हूँ सर कॉलेज में भी। और आई वुड से लाइक कि मैं टॉपर रहना प्रीफर करता हूँ। तो मैं हर जगह टॉपर रहा। तो मेरा लगभग जगह डायरेक्ट इंटरव्यूज होता था। तो मैं गया, अराउंड मैंने 14 कंपनीज में इंटरव्यू दिए सर कॉलेज लाइफ में। और मेरा नहीं हुआ सर। मैं हर जगह पे जाके इंटरव्यू राउंड्स में बाहर चला गया सर। पर आई वुड से लाइक कि उस समय यदि मैं डिप्रेस्ड हो गया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता सर। दैट्स आई वेरी कैन बेट। इम्पोर्टेंट टेक अवे। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए तुमको रोकूंगा। ये जो दो चीजें मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर सकता हूँ तुम्हारे पूरे डिस्कशन में, इस सवाल के जवाब में, कि एक तो ये कीपिंग योरसेल्फ एंगेज विद सम अदर थिंग्स व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड, देन यू शुड कॉशियसली ट्राई योरसेल्फ टू गेट एंगेज्ड, कि कुछ दूसरे काम में अपना दिमाग को लगाओ। और दूसरा ये है कि जो आपने अभी बताया कि 14 कंपनियों में आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में नहीं होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी, और अगर हार मान लेते तो शायद यहाँ नहीं होते। बिल्कुल वाजिब बात है। यस। इवन सर मैंने उसके बाद भी हार नहीं मानी। एक्चुअली मैंने सोचा कि कॉलेज पास आउट हो गया तो क्या हुआ, मैं और भी ट्राई करूंगा। तो उस चक्कर में मैंने सर एक इंदौर में एक शेयर मार्केट की कंपनी है, मेरा उसमें भी कैंपस सिलेक्शन हुआ था और सैलरी जो थी वो टीसीएस के बराबर ही थी। तो मैंने कहा कि चलो कुछ दिन यहाँ ट्राई करते हैं, बगल में पीथमपुर है, कुछ सीनियर्स हैं। उन्होंने उस समय तक ज्योमेट्रिक नहीं आई थी कॉलेज में कैंपस के लिए, और मैं टीपीओ सेल से जुड़ा हुआ था। तो मुझे पता था कि ज्योमेट्रिक कुछ दिनों में आने वाली है। पर अंत में हमारे साथ धोखा हो गया और वो भी नहीं आई। तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं बचे और फिर मैंने अंत में सोचा कि चलो अब छोड़ के टीसीएस ही चले। तो फिर मैंने 5 महीने वहाँ जॉब किया शेयर मार्केट में। वहाँ का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया मैंने और फिर टीसीएस ज्वाइन किया मैंने 15 में। राइट, राइट। इट इज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप उस विशियस साइकिल में नहीं फंसे और उस विशियस साइकिल से आप बचते रहे। इस पॉइंट को डेलिबरेटली यहाँ पर डिस्कशन में लाने का औचित्य और आवश्यकता भी ये थी कि हम में से बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी इस प्रकार के डिमोटिवेशन के जो जो गहरी खाई है उसमें गिर जाते हैं, और उसके बाद में उनको जो उनके फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, वे ही उनको उससे बाहर निकाल सकते हैं। सो दैट वाज द होल पॉइंट टू टेक दिस पॉइंट आल्सो इनटू द डिस्कशन। तो कन्हैया, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग का डिस्कशन हो रहा है वैसे वैसे समय भी काफी तेजी से खत्म होता जा रहा है। कन्हैया, हम इस पर आते हैं कि आज यहाँ पर बैठ करके व्हेन यू लुक बैक, तो आपको क्या लगता है कि अभी जैसे कॉलेज में एकेडमिक्स की दृष्टि से या ओवरऑल एम्बियंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, what are the suggestions that we can put up before the college, कि हम कि इन चीजों को करने से बच्चों को ज्यादा एक अच्छी उनके करियर के लिए
तैयारी उनकी हो सकेगी, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी में इजाफा हो सकेगा, उनके शायद क्वालिटी में या स्किल सेट में इजाफा हो सकेगा। What are those 2, 3 points, 4 points that you would like to suggest to the college, which also try to put up? बिल्कुल सर। सो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कॉलेज फैसिलिटीज़ की। तो सर जहाँ तक मुझे याद है, हमारे 4 साल के करियर में मैं खुद 2 साल से टीपीओ सेल से जुड़ा हुआ था, और कॉलेज की तरफ से सर बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। अभी तो आई गेस मुझे जहाँ तक पता है नए लड़कों से कि कॉलेज इनफैक्ट गेट की कोचिंग करवा रहा है फ्री में। हाँ, सो ऐसी फैसिलिटीज कॉलेज टाइम टू टाइम देता आ रहा है सर। हमारे टाइम पे भी सर कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास होती थी। बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते थे जहां हमें लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था, और समझ आता था कि आगे क्या है, लाइफ कैसी है। वो सारी फैसिलिटीज कॉलेज प्रोवाइड करता आया है सर। बट प्रॉब्लम क्या होता है सर कॉलेज लाइफ में, इनफैक्ट मैं जनरल बोलना चाहूँगा, ये फैक्ट है, आप भी इस बात को बोलेंगे। कॉलेज लाइफ में सर हम लोग उतने सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ को लेकर। जब हम लोग फाइनल ईयर में जाते हैं, तब जाकर हम थोड़े से सीरियस होते हैं कि यार 3 साल तो हमने बर्बाद कर दिए, अभी फाइनल ईयर में क्या करें? तो होता है सर, मस्ती के दिन होते हैं, और ऑब्वियसली वो मस्ती करना भी चाहिए सर, पर साथ में हमें हमारा जो गोल है, उसकी तरफ थोड़ा-सा कंसिस्टेंट होना चाहिए। मस्ती के साथ-साथ कुछ घंटे यदि हम निकाल लें हमारे लाइफ के लिए, तो वो ऑब्वियसली फ्रूटफुल होगा। कॉलेज की तरफ से मैं यही कहूँगा कि जो भी फैसिलिटीज़ है वो ठीक ही है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कर ही नहीं पाएँ। हमारे पास लैब्स भी सर बहुत अच्छी-अच्छी हैं, बहुत सारी मशीनरीज़ हैं, पर हम लोग जनरली उन लैब्स पीरियड का इस्तेमाल नहीं करते, और अ, ऐसे ही टाइम पास करते हैं सर। तो स्टूडेंट फ़ोकस रहें, कॉलेज के पास फैसिलिटीज़ हैं। एक चीज़ की कमी दिखी, आई थिंक कॉलेज में ना हो, पर वो इंडिया की ही कमी है। कैंपस प्लेसमेंट नहीं आ पा रहा है। तो वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें सबको मिलकर कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, ताकि कॉलेज में कैंपस जा सके। आखिरकार हम वहाँ से जुड़े हुए हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य हमें ज़रूर देखना है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत बड़ी-बड़ी फ़ील्ड पे हैं सर। मैं तो अभी तो मैंने करियर स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग सीईओ हैं, लास्ट जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ वो सीईओ हैं। तो ऐसे लोग ज़रूर एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करें। 100 नहीं, 100 ना सही सर, 5 या 10 स्टूडेंट का भी हमने प्लेसमेंट कराया। इतने सारे हमारे पास आउट्स हैं जो एक्चुअली में प्लेस कर सकते हैं, वो सभी यदि लग जाएँ सर, तो ये फैसिलिटी हमारी ठीक हो जाएगी, और वहाँ पे हम लोग अच्छा कर पाएँगे। तो मेरा एक सजेशन तो ये है सर कॉलेज के लिए। दूसरा सर, कॉलेज जो है वो ऐसे सेमिनार्स, ऐसे क्लासेस कराता रहे और स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठाएँ, तभी जाके सर कुछ अच्छा हो पाएगा। दैट्स वेरी पर्टिनेंट पॉइंट कि बहुत सारे लोग जो अब एम्प्लॉय से बदल करके एम्प्लॉयर के रूप में पहुंच गए हैं, बिकॉज ऑफ द सीनियरिटी, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन एंड the time they have spent in the industry. So they should also focus on this placement thing. That is very pertinent. और कन्हैया, तो आपको जानकारी भी होगी कि ये जो संवाद का ये जो पूरा जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ टॉक शो नहीं है। कोशिश ये भी करी जा रही है, जो 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 इसमें जो सीनियर लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनसे मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ और वो हमेशा इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। तो कोशिश ये भी करी जा रही है कि सिर्फ टॉक शो नहीं, बल्कि एक ओवरऑल कॉलेज एल्यूमिनाई और करंट स्टूडेंट्स, इन तीनों की बेहतरी के लिए एक रोड मैप जैसा दे सके, एक रूट चार्ट दे सके, और साथ ही साथ जो कुछ ऐसी कोई सप्लीमेंट्री चीजें हैं जिनको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को हमसे अपेक्षा होती है, एलुमनाई से अपेक्षा होती है, उनको हम लोग प्लग इन कर सकें। तो बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव अंडरलाइन। सो कन्हैया, सर मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा एक्चुअली। तो प्लीज। सर जैसे मैंने जब स्टार्ट किया, हमारा जो स्टार्टअप था, उस समय भी सर मैंने लगभग कॉलेज के
5-10 स्टूडेंट्स को तो मैंने कम से कम टारगेट किया और उनसे मैंने डिस्कस किया इफ दे आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। कुछ लोगों के मैंने इंटरव्यूज भी कराए, उनको मैंने आगे तक चांसेस दिए और फाइनली कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। और मे भी बहुत सारे फैक्टर होंगे सर, जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो हमारे जैसा रिस्क उठाना नहीं चाह रहे होंगे उस समय। और ऑब्वियसली सर स्टार्टअप था तो मन में डाउट्स आते हैं, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पर आई वुड से इस टाइम पे भी जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो भी एक्सपीरियंस्ड हो जावा, डॉटनेट, ऑटोमेशन, क्वालिटी एश्योरेंस में, यदि वो स्विच करना चाहते हैं तो आई कैन एश्योर कि उन्हें हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा कैरियर मिलेगा। दे कैन डायरेक्टली टॉक टू मी और मैं अपने लेवल पे उनका इंटरव्यू जरूर कंडक्ट करवाऊंगा और विल सी कि वो हमारे साथ वर्क करे और हम इनहेंस करें। दैट्स वेरी जहाँ तक कॉलेज की बात है सर, जी, हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी प्रोफेसर्स के कनेक्ट में हूँ। प्रिंसिपल सर ही मेरे बहुत कांटेक्ट में हैं। मैं वो हॉस्टल वार्डन थे एक्चुअली, तो मैं अच्छे से जानता हूँ उनको। तो वो वे ठाकुर सर वे टीपीओ में हेड हैं, तो सभी मुझसे कांटेक्ट में हैं। और डेफिनेटली मैं एक लेवल पे जब हम ग्रो करने लगेंगे और हमें एक टीम बिल्ड करनी होगी फ्रेशर्स की, तो डेफिनेटली मैं कॉलेज की ओर जरूर रुख करूंगा और वहां से कम 5-10 बंदे तो उठा के लाएंगे हम। उठा के मत ले जाना, मतलब प्यार से ले जाना। बिल्कुल सर। ओके कन्हैया, सो दिस इज वेरी अप्रिशिएबल जेस्चर एज आई वाज सेइंग कि इसमें बहुत ही दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन योर वर्क, इन योर कंपनी, कि आप ग्रो करेंगे और साथ ही साथ एम्प्लॉय नहीं बल्कि एम्प्लॉयर के रूप में इस कॉलेज की आप मदद करेंगे। दैट्स वेरी गुड। एक मैं चलते चलते चूंकि हम लोग उस 7:52 हम लोग लगभग 52 इसमें डिस्कशन में लगा चुके हैं। सो चलते चलते मैं 2-3 चीजों पर कन्हैया तुम्हारा जो ओपिनियन है और तुम्हारे जो भी विचार हैं उस पर मैं जानना चाहूंगा। मैं घूम करके फिर से आता हूँ कि हमारे जो जो बच्चे हैं, जो करंट स्टूडेंट्स हैं, वो करंट स्टूडेंट्स में अगर हम ये पूछें कि जब वो मार्केट में जाए तो एज एन एम्प्लॉयर तुम क्या चीजें उनमें देखोगे, कौन सी चीजें हमारे लड़कों को तैयार करके आनी चाहिए ताकि आप उनको प्रिफर करें, नॉट बिकॉज ऑफ कॉलेज दे आर पास आउट फ्रॉम जीसी उज्जैन, यूसी उज्जैन, बट बिकॉज दे कंप्राइज दीज मैनी क्वालिटीज। तो वो क्वालिटीज क्या हो उनमें कन्हैया, व्हाट कैन यू सजेस्ट अबाउट इट? बिल्कुल सर। सो जैसा कि मैंने पहले भी अपने डिस्कशन में कहा है कि जो फर्स्ट क्वालिटी, कहीं भी आप किसी भी इंटरव्यूज में जाओ, जो फर्स्ट क्वालिटी देखी जाती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, वो सबसे पहले मैटर करता है। आप यदि गलत भी बोल रहे हैं तो उसके लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सामने वालों को बस उल्लू बनाना जान रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। बी ट्रू, बी कॉन्फिडेंट, और जो भी नॉलेज है वही रखो। ऐसा मत करो कि कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपके जो सामने बैठा है वो एटलीस्ट इतना कैपेबल है कि वो आपको देख के, आपकी बातों से आपको जज कर लेता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो बी ऑनेस्ट, बी ट्रू, बाकी चीजें बाद में आती हैं। इससे आपका पहला इंप्रेशन बन जाएगा और आप बहुत अच्छा कर लेंगे। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और कन्हैया, अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ डिस्कशन को, तो डिस्कशन को सम अप करने के पहले जो स्ट्रगल वाला फेज है उसको अगर मैं सम अप करना चाहूँ, तो आई रिमेम्बर अ शेर कि वसीम बरेलवी का बड़ा प्रख्यात शेर है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो अपने आप पर विश्वास है, इस विश्वास के इस विश्वास के नतीजे में ही कुछ अच्छा हम लोग कर पाते हैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक मेरे साथ में एक छोटा सा बच्चा आकर के जरूर बीच में बैठ गया है। सो इसने, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक सेमी फॉर्मल टाइप का डिस्कशन होगा, तो इसने मेरे फॉर्मल डिस्कशन को इसने सेमी फॉर्मल कर दिया है। तो कन्हैया, बहुत सारे लोगों ने
इस पर बहुत सारे चैट में बहुत सारे पॉइंट डाले हैं। मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पुनीत सर या संजय सर ने काफी सारा उसको सम अप भी किया है और पैराफ्रेजिंग भी की है। मैं इसी के लिए आपको शुक्रिया करता हूँ कन्हैया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं लोगों के मन में, वो कन्हैया से सीधे भी बात कर सकते हैं। कन्हैया, मैं तुम्हारी तरफ से ये लोगों को कमिट करता हूँ कि कोई अगर पॉइंट्स आएंगे स्टार्टअप के बारे में या अपने अपने किसी किसी इंटरव्यू के बारे में, तो यू कैन सर्टेनली टॉक टू कन्हैया। और बिल्कुल सर। मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा बिफोर हम एंड अप करें। तो सर बिल्कुल उसमें मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है, वो जी सर आज जो इंडिया की कंडीशन है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है सर। और उस केस में क्या होता है, थोड़े से हम डिप्रेस्ड होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस रहना है। और हमारा जो गोल है सर, वो ऐसा ना हो कि एक ही रास्ते पे हम चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मेरा बहुत सारा गोल था, एनडीए था। मुझे जी लगा कि वहाँ नहीं हुआ तो मेरे पास अल्टरनेट क्या है, तो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की। उसी तरह से सर, जैसे कॉलेज के बाद क्या होता है, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पर हो सकता है सबका यूपीएससी 1-2 चांस में, 3 चांस में नहीं निकले, सभी आपकी तरह नहीं होते जो फर्स्ट चांस में निकाल लें। तो उस केस में सर हमारे पास अल्टरनेट रखना चाहिए। और हमें फोकस्ड नहीं रहना चाहिए कि हम यूपीएससी ही करेंगे। यदि हमारा बीपीएससी हो जाता है, तो हम बीपीएससी ज्वाइन कर लें और वहां से हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और फिर यूपीएससी की पढ़ाई करें। तो एक अल्टरनेट जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज सर, इंडिया में आजकल आत्मनिर्भर बहुत चल रहा है, मोदी जी ने वो डायलॉग दिया है। तो मैं सर वो जरूर बोलना चाहूंगा। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं कुछ सालों के लिए बाहर रहा हूँ, जर्मनी और जापान में मैंने यात्राएं की हैं, वहां पर मैंने कुछ समय बिताया। तो सर वहाँ, जर्मनी का तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जापान के बारे में बोलना चाहूंगा सर। यस सबसे अच्छा मुझे ये लगा वहां पर कि सभी लोग आत्मनिर्भर ऑलरेडी है सर। इंडिया में हम वो बोल रहे हैं कि अब तुम बनो, वहां पर सर जो एक 15 इयर्स का स्टूडेंट होता है, वो अपना पॉकेट मनी खुद निकालता है। इवन वो कॉलेज की फीस खुद देता है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी थोड़ा सा अलग है, उनका 4 घंटे का ही होता है और वो भी वीकली 1 और 2 डेज होता है। बाकी जिन दिन सर वो ऐसा भी नहीं है कि वो कंटिन्यू जॉब करते हैं, वहाँ जॉब की भी रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक आप 4 आवर्स पर डे से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते जब तक आप स्टूडेंट हैं। तो वैसी चीज़ें सर करते हैं। और सर कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो मैंने वहाँ सीखा। इवन जो कॉलेज का स्टूडेंट है सर, वो वहाँ रेस्टोरेंट्स बहुत सारे होते हैं सर, वहाँ पे वो एज ए वेटर वर्क करते हैं, सर्व करते हैं लोगों को सर, कैशियर बनते हैं, पेट्रोल पंप्स पे वर्क करते हैं सर। तो इंडिया में सर एक ये भी मेंटेलिटी है, लाइक नहीं मैं ये छोटा काम नहीं करूँगा, मैं इंजीनियर हूँ तो मैं बाकी जगह काम नहीं करूँगा। तो हमें सर हमें पूरी कंट्री को ही सर वो माइंडसेट चेंज करना है। और हमें ये सोचना है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने। वो मोदी जी के कहने से या किसी चाइना के आइटम का बहिष्कार करने से नहीं होगा सर, वो हमें अपने अंदर से लाना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। लाइक हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली है हमारा जो समाज है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है और पूरा देश है, वो अपने आप बेहतर होगा। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होगा सर। तो आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा और हर किसी को सोचना होगा कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें अपने आप के लिए, ना कि कंट्री के लिए। आप खुद के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करें, वहां से असली आत्मनिर्भर बनेंगे आप। दैट्स ट्रू। और इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वही मिलकर के कोई सोसाइटी या फिर नेशन का निर्माण भी करती हैं, राष्ट्र का निर्माण भी करती हैं। दैट्स वेरी ट्रू। सो कन्हैया, with these good words we sum up our discussion। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने इस डिस्कशन को सुना है कन्हैया के साथ में।
कन्हैया को जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि हमने कन्हैया को यहाँ पर आने के लिए क्यों राजी किया, क्यों इनको इनवाइट किया, क्योंकि कन्हैया एक अचीवर के साथ साथ एक पोटेंशियल अचीवर भी हैं और जिसमें आगे का रास्ता दिखने की और आगे का रास्ता दूसरे लोगों को दिखाने की क्षमता है। ये क्षमता को हम अप्रिशिएट करते हैं, सलाम करते हैं और इस क्षमता से मुझे लगता है कि न सिर्फ कन्हैया को लाभ है बल्कि कन्हैया के आसपास के बैचेस उन सब लोगों को लाभ है जो अभी कन्हैया के एज ग्रुप में है, हम जैसे अंकल नहीं हुए हैं अभी, तो उन सब लोगों को खास तौर पर लाभ है। हम लोगों को भी सभी लोगों को लाभ होता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे अपने आप के मोटिवेशन लेवल को हाई रख सकता है, और मोटिवेशन मुझे एक ऐसी चीज लगती है जो कि खरीदी नहीं जा सकती, पढ़ करके नहीं आ सकती, वो सिर्फ आपका इंटरनल डिसिप्लिन है, आपका इंटरनल डिटर्मिनेशन है जो कि उसको लाता है। कन्हैया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने आज हमको इसमें सुना। पर्सनली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला इस तरीके का सेशन था और मैं कन्हैया को फोन पर बोल भी रहा था कि कन्हैया तेरे से ज्यादा डर मुझे लग रहा है कि मैं कैसे हम लोग इसको कंडक्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। सर मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, हॉस्टल से जुड़ा हुआ हूँ और पुणे में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पुणे का जो गेसू चैप्टर है वहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग वर्क कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे गेट टुगेदर्स कराए हैं, तो मैं हमेशा ओपन हूँ किसी के लिए भी। आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर गेसवाइट्स। थैंक यू कन्हैया। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में फिर मैं विदा लेता हूँ और मैं और कन्हैया हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। कन्हैया, कुछ लास्ट वर्ड इफ यू वांट टू से समथिंग? मैंने सर कुछ कमेंट्स देखे हैं, मैं पुणे में कहाँ रहता हूँ, तो मैं पुणे में भी खड़ारी में रहता हूँ और बिल्कुल जो भी लोग पुणे में हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक ग्रुप भी चलाते हैं व्हाट्सएप पर, तो हम आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। दैट्स ग्रेट, क्योंकि कन्हैया तुम्हारे बारे में और भी जब बात हो रही थी तो जो अपने जो लोकल जो गेट टुगेदर, हाँ, मैं देख सकता हूँ कमेंट्स बहुत सारे हैं हरजीत सर के। थैंक यू दैट्स हरजीत सर। तो अच्छा है, हम लोग अपने अपने लेवल पर कॉलेज से जुड़े रहें और एक दूसरे की इसी तरीके से मदद करते रहें, एक दूसरे की मदद का जो प्लेटफॉर्म है वो बना रहे। सभी को शुक्रिया, शब बखैर। थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट।